तो जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के फिर से एक नए लेक्चर में। और आज जो हम पढ़ाने वाले हैं वो पढ़ाने वाले हैं 10th क्लास चैप्टर, मतलब कि हम साइंस पढ़ाने वाले हैं। और वो पढ़ाने वाले क्या है, विद्युत धारा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाले हैं और बाकी जो आगे हुआ कॉन्सेप्ट भी यहाँ से बताएंगे। एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना, यहाँ पर ऑप्शन वाइज बहुत अच्छे से समझाएंगे। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, दिखाई दे रहा है आप लोग को। विद्युत धारा, विद्युत धारा की इकाई क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि विद्युत धारा क्या होती है। मतलब इसे हम आई से सूचित करते हैं। विद्युत धारा को किससे सूचित करते हैं, आई से। और आई इक्वल टू जानते हैं क्या होता है, क्यू बाई टी होता है। कहने का मतलब विद्युत धारा का जो परिभाषा होती है वो आवेश के प्रवाह की दर को, इसे हम बोलते हैं आवेश बोलते हैं। और ये आपका क्या है, समय है। ठीक है, तो आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। और यहां से अगर देखा जाए तो Q इक्वल टू एक अच्छी महत्वपूर्ण फॉर्मूला आता है, Q इक्वल टू आई टी। ठीक है, लेकिन यहां पर अब बात करते हैं विद्युत धारा की इकाई क्या होती है। विद्युत धारा हमको आई से सूचित करते हैं इसे। ठीक है, विद्युत धारा का इकाई आपका होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। और ए वोल्ट क्या है, तो ए वोल्ट जो है ना, ए विभवांतर का मापक है। ठीक है, मतलब एसआई मात्रक। ए ओम क्या है, तो ओम जो है ना आपका प्रतिरोध का मात्रक है। किसका, प्रतिरोध का। ए है प्रतिरोध का मात्रक और ए है आपका वोल्ट का। और ए किसका मात्रक है, ए धारा का है, ए आपका धारा का। ठीक है, तो वाट क्या है, तो वाट है आपका शक्ति का। किसका है, शक्ति का मात्रक। ठीक है, अब अगला नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि विद्युत धारा मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है। पिछले वाला क्वेश्चन था कि विद्युत धारा का इकाई क्या है, तो विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होता है। यहां पर क्वेश्चन क्या है कि विद्युत धारा मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर विद्युत धारा मापने का उपयोग जो है ना आपका एमीटर होता है। कौन सा होता है, एमीटर होता है। विद्युत धारा हम किससे मापते हैं, एमीटर से। याद रखिएगा, एमीटर और एम्पियर ये दोनों अलग हैं। एमीटर और एम्पियर ये दोनों अलग हैं। एमीटर एक मात्रक, एक मशीन के जैसा, मतलब मापने का काम करता है। और ये जो है मात्रक है, इकाई, लास्ट में लगने वाला यूनिट है, इकाई होता है। ठीक है ना, एम्पियर। और ये है आपका एमीटर। उसी तरह यहां पे देखिए, ये है वोल्ट मीटर, तो ये विभवांतर का मापने का है। और ऐसे विभवांतर का अगर देखा जाए तो उसका मात्रक जो होता है वोल्ट होता है, लेकिन ये जो है ना विभवांतर मापी है वोल्ट मीटर। और बाकी ये दोनों छोड़िए, आगे देखेंगे। तो विद्युत धारा मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो एमीटर का किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर है, आपको एकदम एग्जाम में मिल जाता है। मतलब आपके पास 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, उसमें से एक दो क्वेश्चन मिल जाते हैं यहाँ पे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, ओम का नियम किसके बीच संबंध बताता है। ओम का नियम, तो सबसे पहले ओम का नियम जानिएगा ना। ओम का नियम हम देखिए बताते हैं क्या होता है। ओम का नियम होता है आपका R इक्वल टू V अपॉन I। मतलब ओम साहेब, कौन, ओम साहेब क्या बताएं कि विद्युत धारा, सॉरी, ये विभवांतर और विद्युत धारा के अनुपात बताए थे। ए है आपका प्रतिरोध, ये क्या है आपका प्रतिरोध, और ये है आपका विभवांतर, और ये है आपका विद्युत धारा, धारा बोलते हैं। तो देखिए यहां से कि आर, भी और आई में मतलब किसके बीच संबंध है, ये है आपका ओम का नियम। ऐसे भी लिखा जाता है ओम का नियम आपका V इक्वल टू आई आर, यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो V इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है, तो ये भी मिल सकता है और ये भी मिल सकता है। तो देखिए, तो विभवांतर, विभवांतर और आपका प्रतिरोध, प्रतिरोध और धारा, आपका ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। ठीक है,
तो ये है आपका ओम का नियम किसके बीच संबंध बताता है? तो ओम का नियम प्रतिरोध, विभवांतर और धारा के बीच संबंध बताता है। ठीक है, ये भी बहुत VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, ओम के नियम का सूत्र क्या है? तो अभी जस्ट बताएं क्या बताए हैं कि R इक्वल टू बताएं V अपॉन I बताए ना। तो यहां से अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो ये आपको मिलेगा IR। ये ऑप्शन कहां दिख रहा है? कौन सा ऑप्शन है? देखिए V इक्वल टू IR पहला ऑप्शन, ये सब ये नहीं है। ठीक है, V इक्वल टू क्या होता है? IR होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ा दिया जाए, यदि किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ा दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है? धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है? यदि किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ा दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है? चलिए, ऐसा यहां पे तो कोई संबंध नहीं है, हम समझाते हैं ये संबंध कैसे आता है। देखिए, ध्यान से देखिएगा, डायरेक्टली यहां पे कॉन्सेप्ट नहीं मिलने वाला है। यहां पर क्या है अभी बताएं कि R जो होता है, R क्या होता है? V अपॉन I होता है, V अपॉन I। अब ध्यान समझिएगा, अब ये जो R होता है, R यहां पर क्या है? यदि किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ा दिया जाए तो R जो है ना, क्या यदि किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ा दिया जाए तो यहां से ध्यान समझिए, अगर इसका प्रतिरोध हम बढ़ा रहे हैं, इसका अगर हम प्रतिरोध बढ़ा रहे हैं तो ये धारा क्या होगा? ये R जो है ना, ये R क्या है? 1/I, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और अगर अगर बढ़ेगा तो A घटता है, और जब A घटेगा तो A क्या होगा? बढ़ेगा। यहां पर क्या बोल रहा है? प्रतिरोध बढ़ा दिया जाए। जब प्रतिरोध बढ़ा दिया जाएगा ना तो धारा क्या हो जाएगा? अपने आप कम हो जाएगा, उस चालक से धारा धीरे धीरे जाएगी, मतलब धारा कम हो जाएगा। यदि चालक का प्रतिरोध बढ़ा दिया जाए, यदि चालक का प्रतिरोध बढ़ा दिया जाए मतलब E बढ़ेगा तो E घटेगा, E बढ़ेगा तो E घटेगा, और जब E घटेगा तो E बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका क्या होगा? देख लीजिए आपका ऑप्शन कौन होने वाला है। मतलब प्रतिरोध बढ़ा रहे हैं तो धारा क्या हो जाएगा? घट जाएगी, मतलब धारा घटेगी, ऑप्शन बी। धारा समान रहेगी ऐसा कोई बात नहीं है, यहां पर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला है चालक में प्रवाहित धारा निर्भर करती है। हाँ, ये यहां पर ध्यान से देखिएगा, आपके पास है चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, और चालक के पदार्थ पर, मतलब उसकी प्राकृतिक पर, और उपयुक्त सभी है। तो देखिए यहां पे समझाते हैं, ये हम ज्यादा नहीं 10 क्वेश्चन ही समझा रहे हैं, और 10 क्वेश्चन के साथ साथ आप लोग देखिए कितना हम समझा रहे हैं आपको। देखिए, तो चालक में प्रवाहित धारा निर्भर करती है चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ, चालक के पदार्थ पे। यहां पर ये बात ध्यान देखिएगा, R इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन I। अभी जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सब इसी से आ रहे हैं रिलेटेड। R इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन I होता है। और आप लोग एक ये देखेंगे कि R जो होता है, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L का होता है। R जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है A का। ठीक है, A R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है? L का। और R जो होता है मतलब R समानुपाती होता है L का लंबाई का, और R व्युत्क्रमानुपाती होता है A का। कहने का मतलब यदि आप लंबाई बढ़ाइएगा ना, यदि चालक तार है, उस चालक तार का अगर लंबाई बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? प्रतिरोध बढ़ जाएगा। जाहिर सी बात है भाई, समानुपाती का मतलब क्या होता है कि अगर एक बढ़ाइएगा दूसरा ही बढ़ेगा। तो अगर चालक लंबाई बढ़ा रहे हैं, तार लंबा कर रहे हैं, प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? जैसे आपका तार है, ऐसा तार है, यहां पर ये जो क्षेत्रफल होता है, ये बेलने का, ये जो है ना, इसी क्षेत्रफल को हम बोलते हैं चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर। ठीक है,
मतलब इसी क्षेत्रफल को बोलते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या है, 1/a है, मतलब अगर क्षेत्रफल अगर बढ़ाइएगा ना, क्षेत्रफल क्या कीजिएगा, बढ़ाइएगा तो क्या होगा, देखिए ई बढ़ाइएगा तो ये घट जाएगा, मतलब प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जाहिर सी बात है, अगर आप पतला तार लिए हुए हैं, एक मोटा तार, पतला तार में प्रतिरोध ज्यादा होगा, प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा होगा, मतलब उसमें रुकावटें ज्यादा होंगी, मतलब कि उसमें सघन होगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से जा नहीं पाएगा। वही अगर मोटा तार ले रहे हैं ना, तो वहां पे उसके इलेक्ट्रॉन जाने के लिए मतलब कि कोई ज्यादा रुकावट नहीं होगा। वही बात है, अगर क्षेत्रफल आप बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। अब यहां पर ध्यान समझिए, अब ए आर जो है डायरेक्टली एल से और आर इनवर्सली ई से और तापमान से भी होता है और पदार्थ की प्रकृति से भी होता है। तो यहां से ध्यान समझिए, चालक में प्रवाहित धारा, अगर प्रतिरोध लंबाई पर निर्भर कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि यहां से ए रिलेटेड है तो आई भी इससे प्रभावित होने वाला है। आर भी बढ़ रहा है, तो यहां से ध्यान से देखिए कि जब आर एल से प्रभावित हो रहा है तो आर और आई में क्या है, संबंध है, तो यहां से आई भी क्या होगा, प्रभावित होगा, तो एल से भी प्रभावित होगा आई और क्षेत्रफल से भी प्रभावित होगा। तो देखिए, तो चालक की लंबाई पर भी प्रभावित होगा और चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर भी, और आपका चालक के पदार्थ या प्रकृति पर भी निर्भर करेगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी पर। आई होप आप लोग ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ पाए होंगे। यहां से ए आता है डायरेक्ट, यहां से कॉन्सेप्ट नहीं निकलता है कि चालक में प्रवाहित धारा निर्भर करती है, यहां से नहीं है, आपको यहां आने पड़ेगा और यहां से आपको यहां आने पड़ेगा, इस तरह से होता है। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, हाँ, 1 एम्पियर धारा का अर्थ क्या होता है, 1 एम्पियर धारा का अर्थ क्या होता है, तो ए होता है आपका, अभी बताएं कि I इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू होता है Q/T, ठीक है, तो यही 1 एम्पियर हो जाता है। अभी ये जो है ना, ये Q/T है, जब 1 कूलम आवेश को 1 सेकेंड में प्रवाहित करते हैं, 1 कूलम आवेश को जब 1 सेकेंड में प्रवाहित होता है, इसी को बोलते हैं, मतलब 1 कूलम प्लस में 1 कूलम और बटा में 1 सेकेंड, इसी को बोलते हैं। कहीं ऑप्शन दिखाई दे रहा है, 1 कूलम आवेश 1 सेकेंड में प्रवाहित होना, ये कहलाता है आपका 1 एम्पियर, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, विद्युत प्रतिरोध की इकाई होती है आपका, विद्युत प्रतिरोध का इकाई होता है आपका, मतलब आर का इकाई होता है ए, कौन सा, ए, इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोलते हैं ओम बोलते हैं, ए है आपका, इसे बोलते हैं ओम, ओम दिखाई दे रहा है आपका ए, ठीक है। ए किसका मात्रक है, तो ये शक्ति का मात्रक है, ए किसका मात्रक है, तो ये विद्युत धारा का मात्रक है, ए किसका मात्रक है, ये विभवांतर का मात्रक है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि 2 एम्पियर धारा, मतलब यहां पर आई का वैल्यू दे दिया है, एक न्यूमेरिकल है ये क्वेश्चन, देखिए, मतलब यहां पे आई का वैल्यू दे दिया है, आई का वैल्यू दे दिया है कितना, 2 एम्पियर दे दिया है, कितना दे दिया है, 2 एम्पियर, किसी चालक में प्रवाहित होती है तो 2 सेकेंड, मतलब यहाँ पे टी कितना दे दिया है, 10 सेकेंड दे दिया है, और क्या आपसे पूछ रहा है, आवेश, पूछ रहा है आवेश, आवेश इक्वल टू अभी क्या बताएं, Q इक्वल टू होता है IT, I का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2, और समय कितना दिया हुआ है, 10, कितना हो जाएगा, 20 कूलम, कितना हो जाएगा, 20 कूलम, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। एक और लास्ट क्वेश्चन है 10, और यहीं पर हो जाएगा आपका बस। देखिए, ओम का नियम लागू होने की शर्त क्या है, ओम का नियम लागू होने की शर्त क्या है, कहां पर, मतलब हम एक और बात बताए थे कि ओम के नियम में ताप को अचर रखा जाता है, ठीक है, ओम के नियम में ताप को अचर रखा जाता है। आखिर ओम के नियम में ताप को अचर क्यों रखा जाता है, ओम के नियम में ताप को अचर क्यों रखा जाता है, तो प्यारे भाई देखिए क्यों रखा जाता है ये भी बताया थोड़ा सा।
इक्वल टू क्या होता है, R इक्वल टू होता है 3/I। और ए जो है ना, ए प्रतिरोध, ये बड़ी ताप पर प्रभावित होती है। कौन? ए। अब बताइए, जब ये ताप से प्रभावित होगी और जब हम ओम के नियम को सत्यापित करेंगे, अगर हम इसका मान निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे, तो हो सकता है कि एक साथ कई मान निकल जाए और हम ओम के नियम को सत्यापित नहीं कर पाए। इसीलिए ओम के नियम जब लागू करते हैं, जब हम सत्यापित करते हैं, तो वहां पे टेम्परेचर को फिक्स रखा जाता है, तापमान स्थिर रखा जाता है। तो वही यहाँ पर है आपका, ओम का नियम लागू होने की शर्त क्या है, तो तापमान स्थिर है। क्या? तापमान स्थिर है, मतलब आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, फिर मिलेंगे ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। अब बिहार बोर्ड 2000 मैट्रिक 2026 है, अब नजदीक आने वाली है। ऐसे क्वेश्चन हम आपको मतलब कि पूरा रिवाइज करवाने वाले हैं। 10th क्लास के जितने भी साइंस में गए जो पढ़ाए वो सब रिवाइज करवाएंगे, तो बस ये जरूर कीजिएगा।